बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर। सबसे पहले आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें तो आज की क्लास का टॉपिक होगा स्टूडेंट अध्यारोपण का सिद्धांत। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है ये आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है, ये किस प्रकार घटित होता है, इस प्रकाश तरंगों में अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या परिवर्तन होता है, कौन सा परिणामी मान इनके लिए परिवर्तित होगा अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से, जिसे ज्ञात करने वाले हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट प्रकाश स्रोतों के प्रकार। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होंगे, कला संबद्ध और कला असंबद्ध स्रोत। कैसे इनका वर्गीकरण किया गया, किस प्रकार इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, ये सब आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उठाइए कॉपी और पेन, नोट्स बनाने के लिए मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो आज की क्लास में पहला टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत की यहां पर बात करें स्टूडेंट तो यदि किसी प्रकाश स्रोत की बात करें तो प्रकाश स्रोत से जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है स्टूडेंट, वो ऊर्जा का स्थानांतरण प्रगामी तरंगों के रूप में होता है। अच्छी तरह पढ़ चुके हैं 11th क्लास में इस चीज को अपन कि प्रगामी और अप्रगामी तरंगे क्या होती है। प्रगामी तरंगे जो माध्यम में ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, अप्रगामी तरंगे जो माध्यम में स्थिर रहकर ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती है, उन्हें अप्रगामी तरंगे कहते हैं। यहां पर बात कर रहे हैं स्टूडेंट प्रगामी तरंगों की। प्रगामी तरंगों के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, सही है। जब ये प्रगामी तरंगे माध्यम में आगे बढ़ती है तो ये माध्यम के कणों से क्रिया करती है, संघट करती है। उस अवस्था में ये अपनी ऊर्जा माध्यम के कणों को स्थानांतरित करती है, तो माध्यम के कण अपनी स्थिति में कंपन करने लगते हैं, अपनी स्थिति से विस्थापित होने लगते हैं। तो यहां पर जब किसी कण पर दो या दो से अधिक तरंगे अध्यारोपित हो रही है तो उस कण में उत्पन्न होने वाले परिणामी विस्थापन का आकलन करने के लिए हम यहां पर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट अध्यारोपण का सिद्धांत। उस परिणामी विस्थापन का आकलन यहां पर इस अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है स्टूडेंट, सही है। तो जब भी कोई दो या दो से अधिक तरंगों की बात कर रहे हैं, किसी एक प्रकाश स्रोत से या दो या दो से अधिक प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित होने वाली तरंगे जब माध्यम में आगे बढ़ती है तो माध्यम में आगे बढ़ते हुए किसी कण पर अध्यारोपित होती है स्टूडेंट। कण पर अध्यारोपित होती है तो उस कण में उत्पन्न होने वाला जो परिणामी विस्थापन होगा, उस परिणामी विस्थापन का मान इस अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से ज्ञात कर रहे हैं। और उस परिणामी विस्थापन का मान होगा स्टूडेंट वहां पर उस क्षण उपस्थित प्रत्येक तरंग द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा उस कण में उत्पन्न होने वाला परिणामी विस्थापन स्टूडेंट। उस परिणामी विस्थापन का आकलन अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करें। तो मैं यहां पर सबसे पहले अध्यारोपण के सिद्धांत का कथन आपके सामने दर्शाना चाहूंगा स्टूडेंट। अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं, इसका कथन क्या है, अध्यारोपण के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत, देखो यहां पर क्या है स्टूडेंट, जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे किसी कला संबद्ध स्रोत से निकलते हुए माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होते हुए किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है। दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे जब एक ही दिशा में संचरित होते हुए माध्यम में किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है तो अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग का जो परिणामी विस्थापन है, उस परिणामी विस्थापन का मान किसी क्षण प्रत्येक तरंग द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है स्टूडेंट। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से अपने को परिणामी विस्थापन का मान मिल रहा है स्टूडेंट। क्या अध्यारोपण के सिद्धांत से कैलकुलेट किया जा सकता है, यहां पर अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी जो विस्थापन है y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट डॉट yn तक जितने भी तरंगे अध्यारोपित हो रही है उन सभी तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यह समीकरण अध्यारोपण के सिद्धांत को व्यक्त करता है, जिसके द्वारा
किसी कण पर अध्यारोपित होने वाली तरंगों की परिणामी तरंग द्वारा उत्पन्न परिणामी विस्थापन का मान दर्शाया गया है स्टूडेंट। सही है, परिणामी विस्थापन का जो मान है वो अध्यारोपित होने वाली तरंगों की अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है स्टूडेंट। सही है, जो भी तरंग अध्यारोपित हो रही है, 2 तरंग अध्यारोपित हो रही है तो उन दोनों तरंगों के विस्थापनों के योग के बराबर होगा। 3 तरंगें अध्यारोपित हो रही है तो उन तीनों तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा परिणामी तरंग का विस्थापन। सही है स्टूडेंट, तो यहां पर अध्यारोपण के सिद्धांत को यहां पर अपन 2 तरंगों के अध्यारोपण की क्रिया द्वारा देखो डायग्राम की सहायता से इसे यहां पर समझे तो यहां पर जब 2 तरंगें अध्यारोपित हो रही है स्टूडेंट तो वो 2 तरंगें 2 प्रकार से अध्यारोपित हो सकती है स्टूडेंट। एक समान कला में अध्यारोपित हो सकती है और एक असमान कला या विपरीत कला में अध्यारोपित हो सकती है। तरंगों का जो अध्यारोपण है स्टूडेंट वो 2 प्रकार से होगा, उस आधार पर परिणामी तरंग का विस्थापन परिवर्तित होगा। यदि दोनों तरंगें समान कला में अध्यारोपित हो रही है और दूसरी कंडीशन यदि दोनों तरंगें असमान या विपरीत कला में अध्यारोपित हो रही है तो इन दोनों अवस्थाओं में परिणामी विस्थापन का मान क्या होगा, ये परिणामी विस्थापन का मान यहां पर ज्ञात करने वाले हैं इस अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से। इसके लिए यहां पर अपन 2 तरंगों की बात कर रहे हैं। मान लो यहां पर स्टूडेंट अपने पास 2 तरंगे हैं तो उन तरंगों का अध्यारोपण किस प्रकार हो रहा है। देखो यहां पर मैं यहां पर 2 तरंगे ले रहा हूं जो एक ही दिशा में संचरित होते हुए माध्यम के किसी बिंदु पर समान कला में अध्यारोपित हो रही है। सही है, देखो यहां पर स्टूडेंट मान लो अपने पास 2 तरंगे जिनमें से यहां पर स्टूडेंट मैं एक तरंग ले रहा हूं। पहली तरंग अपने पास ये है स्टूडेंट, एक तरंग ये है जो समय के साथ इसका विस्थापन इस प्रकार परिवर्तित हो रहा है और इस तरंग का स्टूडेंट जो आयाम है वो a मान लिया गया। इस तरंग का जो आयाम है वो a मान लिया गया। इसे अपन दे रहे हैं तरंग 1। ये पहली तरंग है स्टूडेंट। 2 तरंगों के अध्यारोपण की बात कर रहे थे तो यहां पर पहली तरंग अपने पास ये है। अब देखो यहां पर स्टूडेंट मैं दूसरी तरंग और ले रहा हूं जो समान कला में इसके साथ अध्यारोपित हो रही है। डॉटेड रूप में यहां पर एक तरंग और दर्शा रहा हूं। देखो डॉटेड रूप में यहां पर ये दूसरी तरंग और है स्टूडेंट अपने पास, ये है यहां पर तरंग सेकंड। इन 2 तरंगों के अध्यारोपण की बात कर रहे हैं। इस तरंग का स्टूडेंट यहां पर जो आयाम है अधिकतम विस्थापन है वो यहां पर अपन ने b मान लिया। अब ये 2 तरंगें अध्यारोपित हो रही है, किस प्रकार अध्यारोपित हो रही है। यदि इन दोनों तरंगों की बात करें स्टूडेंट तो इनमें एक तरंग का गर्त दूसरी तरंग के गर्त पर अथवा एक तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के श्रृंग पर अध्यारोपित हो रहा है स्टूडेंट। अब श्रृंग और गर्त क्या होता है ये चित्र भली प्रकार से आप जानते हो स्टूडेंट। किसी भी तरंग के लिए उसका धनात्मक दिशा में जो अधिकतम विस्थापन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे श्रृंग कहते हैं। तो यहां पर ये जो उभरे हुए भाग है, इस तरंग के ऊपर चढ़े हुए जो भाग है इन्हें क्या कह रहे हैं, इन्हें श्रृंग कह रहे हैं स्टूडेंट। और किसी तरंग का ऋणात्मक दिशा में जो अधिकतम विस्थापन होता है उसे गर्त कहते हैं। इन तरंगों का यहाँ पर नीचे की ओर जो गहरा भाग मिल रहा है, नीचे वाला नुकीला भाग मिल रहा है उसे इस तरंग का गर्त कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इन दोनों तरंगों के यहाँ पर श्रृंग एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं, यहाँ पर इन दोनों तरंगों के गर्त एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं स्टूडेंट। सही है, तो एक श्रृंग का गर्त दूसरी तरंग के गर्त पर या फिर एक तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के श्रृंग पर अध्यारोपित हो रहा है स्टूडेंट। सही है, तो यहां पर ये दोनों तरंगे हैं स्टूडेंट समान कला में अध्यारोपित हो रही है। समान कला का मतलब आप स्टूडेंट यहां से ये निकाल सकते हो कि दोनों तरंगों के लिए एक ही समय पर उनके अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त हो रहे हैं। यहां पर देखो इन दोनों तरंगों का न्यूनतम मान 0 एक ही समय पर प्राप्त हो रहा है, इन दोनों तरंगों का अधिकतम मान है वो एक ही समय पर अपने को प्राप्त हो रहा है। सही है, तो यहां पर जिन तरंगों का अधिकतम और न्यूनतम मान एक ही समय पर प्राप्त होता है उन दोनों तरंगों को समान कला में कहा जा सकता है स्टूडेंट। तो समान कला में ये 2 तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है तो परिणामी तरंग का विस्थापन क्या होगा। परिणामी तरंग का विस्थापन यहाँ पर अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी तरंग का विस्थापन y बराबर a प्लस b होगा स्टूडेंट।
अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी तरंग का विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है स्टूडेंट। तो एक तरंग का अधिकतम विस्थापन ए है, अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। एक तरंग का अधिकतम विस्थापन ए है, दूसरी तरंग का अधिकतम विस्थापन बी है। जब ये दोनों तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है, जो परिणामी तरंग बन रही है, वो परिणामी तरंग देखो स्टूडेंट यहां पर ये रेड कलर के रूप में यहां पर परिणामी तरंग यहां पर दर्शा रहा हूं स्टूडेंट। तो ये यहां पर क्या है, अपनी परिणामी तरंग है स्टूडेंट। क्या है ये? परिणामी तरंग है। और इस परिणामी तरंग का जो अधिकतम विस्थापन होगा, ये अधिकतम विस्थापन y होगा स्टूडेंट। परिणामी तरंग का अधिकतम विस्थापन क्या है? परिणामी तरंग का अधिकतम विस्थापन स्टूडेंट y है, जो यहां पर a प्लस बी के इक्वल है, अर्थात इन दोनों के मान के योग के बराबर अपने को प्राप्त हो रहा है। तो जब ये दोनों तरंगें समान कला में अध्यारोपित हो रही है, तो परिणामी तरंग का विस्थापन दोनों तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट। क्लियर दैट? अब दूसरी बात करें स्टूडेंट अपन, विपरीत कला में जब दोनों तरंगें अध्यारोपित होती है, तो परिणामी तरंग का विस्थापन किस प्रकार परिवर्तित होगा? समान कला के लिए यहां पर कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट। क्या है? परिणामी तरंग का जो विस्थापन है, उन दोनों तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर प्राप्त हो रहा है। अब यहां पर जरूरी नहीं कि दो तरंगों के अध्यारोपण से परिणामी विस्थापन का मान उन दोनों तरंगों के योग के बराबर ही मिले, उनका अंतर भी आ सकता है स्टूडेंट। अंतर कब आएगा? देखो यहां पर इसके लिए, जब दो तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित हो रही है, विपरीत कला में अध्यारोपित हो रही है, तो विपरीत कला का अर्थ तो आप समझते हो स्टूडेंट। विपरीत कला का अर्थ क्या है? एक तरंग का धनात्मक चक्र और दूसरी तरंग का ऋणात्मक चक्र बराबर होता है। एक तरंग धनात्मक दिशा में जा रही है, दूसरी तरंग ऋणात्मक दिशा में जा रही है, तो उन दोनों तरंगों को विपरीत कला में कहा जा सकता है। देखो यहाँ पर डायग्राम में मैं आपको समझाने वाला हूं इस चीज को। तो देखो यहाँ पर डायग्राम के रूप में एक तरंग यहाँ पर अपन ने ले ली। क्या है ये? अपने पास स्टूडेंट एक तरंग है, जो समय के साथ में इसका विस्थापन इस प्रकार परिवर्तित हो रहा है। ये अपने पास क्या है? ये है यहाँ पर स्टूडेंट अपने पास तरंग फर्स्ट। पहली तरंग अपने पास ये है, जिसका अधिकतम विस्थापन अपने पास क्या है? जिसका आयाम अपने पास a है स्टूडेंट। जिसका आयाम अपने पास क्या है? a है स्टूडेंट। अब यहां पर इसके साथ में मैं दूसरी तरंग ले रहा हूं। ये दूसरी तरंग इस तरंग के साथ में विपरीत कला में अध्यारोपित हो रही है। इसका मतलब इस तरंग का धनात्मक चक्र है, तो दूसरी तरंग का ऋणात्मक चक्र प्राप्त होना चाहिए। ये अपने पास कोई दूसरी तरंग है। इस दूसरी तरंग का यहां पर अधिकतम विस्थापन इस समय देखो ऋणात्मक दिशा में है, तो इसका अधिकतम विस्थापन यहाँ पर -b मान लिया स्टूडेंट अपन ने। तो ये अपने पास क्या है? ये अपने पास तरंग सेकंड है स्टूडेंट, दूसरी तरंग है अपने पास। सही है। अब यहां पर परिणामी तरंग का विस्थापन क्या होगा स्टूडेंट? यहां पर परिणामी तरंग का विस्थापन वही अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार दोनों तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर। इसका मतलब यहां पर परिणामी तरंग का विस्थापन y बराबर a - b। इस समय एक तरंग का विस्थापन धनात्मक है, दूसरी तरंग का विस्थापन ऋणात्मक है, दोनों का योग करना है अपने को। तो यहां पर y बराबर a - b, a प्लस b ही कर रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन यहां पर अपने को a - b प्राप्त हो, क्योंकि दूसरी तरंग का विस्थापन ऋणात्मक है स्टूडेंट। सही है। तो a में से b को घटा देंगे तो परिणामी तरंग अपने को किस प्रकार मिलेगी? उसका विस्थापन देखो यहाँ पर रेड लाइन के रूप में देखो, परिणामी तरंग अपने को क्या मिल रही है? परिणामी तरंग यहाँ पर अपने को स्टूडेंट ये प्राप्त होगी। ये यहाँ पर जो रेड लाइन है वो क्या है स्टूडेंट? ये रेड लाइन यहाँ पर परिणामी तरंग को दर्शा रही है। ये परिणामी तरंग है, जिसका अधिकतम विस्थापन क्या है स्टूडेंट? y है, और ये जो y है वो a से कम है। यहां पर परिणामी तरंग का विस्थापन इनसे अधिक आ रहा था, यहां पर परिणामी तरंग का विस्थापन इनसे कम हो रहा है, घट रहा है स्टूडेंट। तो यहां पर ये जरूरी नहीं कि दो तरंगों के अध्यारोपण से परिणामी तरंग का विस्थापन हमेशा बढ़े। विस्थापन कब बढ़ेगा? जब दोनों तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती है। यदि दोनों तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती है स्टूडेंट, तो उस अवस्था में क्या होगा? विपरीत कला में यदि अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग का विस्थापन घटेगा। समान कला में अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग का विस्थापन बढ़ेगा स्टूडेंट। सही है। तो यहां पर यह था स्टूडेंट अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत में परिणामी तरंग का विस्थापन किस प्रकार बढ़ रहा है और किस प्रकार घट रहा है, ये यहां पर इन तरंगों के किरण चित्र की सहायता से यहां पर प्राप्त किया है स्टूडेंट। सही है। तरंगों के अध्यारोपण का ये
सचित्र अपन ने यहां पर प्राप्त किया कि विस्थापन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। सही स्टूडेंट, अब यहां पर अध्यारोपण की स्थितियां अपने को किस प्रकार प्राप्त हो सकती है? क्या अध्यारोपण की स्थितियां अपने को अलग अलग अवस्थाओं में प्राप्त हो रही है स्टूडेंट? तो यहां पर देखो टॉपिक अपना इसी में अध्यारोपण की विभिन्न स्थितियों की बात कर रहे हैं। अध्यारोपण की स्थितियां, जो विभिन्न स्थितियां हैं उन विभिन्न स्थितियों की बात कर लो स्टूडेंट। अध्यारोपण की विभिन्न स्थितियां कौन कौन सी है? अध्यारोपण की विभिन्न स्थितियां जिनमें तरंगे माध्यम में संचरित होते हुए किसी बिंदु पर अध्यारोपित हो रही है और उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग के विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है और वहां पर कुछ घटना घटित हो रही है। उन घटनाओं के रूप में यहां पर विभिन्न 3 स्थितियां अपने को प्राप्त हो रही है स्टूडेंट। वो 3 स्थितियां देखो कौन सी है। पहली स्थिति यहां पर स्टूडेंट अपने को तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना प्राप्त होती है। दूसरी स्थिति तरंगों के अध्यारोपण से विस्पंद की घटना प्राप्त होती है स्टूडेंट। और तीसरी स्थिति तरंगों के अध्यारोपण से अप्रगामी तरंगे प्राप्त होती है। सही स्टूडेंट, अध्यारोपण के सिद्धांत की बात कर रहे थे तो विभिन्न तरंगों के 2 या 2 से अधिक तरंगों के अध्यारोपण से ये 3 घटनाएं घटित होती है स्टूडेंट। पहली स्थिति की बात करें व्यतिकरण की स्टूडेंट, यहां पर बात करें अपन तो व्यतिकरण में जब 2 या 2 से अधिक तरंगे माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होते हुए किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है तो इस घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। अर्थात इस घटना में प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना घटित होती है। इस स्थिति में तरंगों का जो आयाम आवृत्ति है वो समान आवृत्ति की तरंगे होनी चाहिए। समान आवृत्ति की तरंगे यदि एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो उनके अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना घटित होती है, जिसको आने वाले वीडियोज में बहुत अच्छी तरह डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। ये व्यतिकरण क्या होता है जो प्रकाश तरंगों में घटित होता है, आगे वाले वीडियो जरूर देखिए, उसमें व्यतिकरण की घटना का अपन डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं स्टूडेंट। सही है। दूसरी घटना की बात करें तो विस्पंद, नाम सुना होगा स्टूडेंट आपने विस्पंद। 11th क्लास में विस्पंद अच्छी तरह अपन ने डिस्कस किया है तरंग गति के अंतर्गत। विस्पंद में क्या होता है, जब लगभग समान आवृत्ति की, मतलब व्यतिकरण में क्या था समान आवृत्ति और इसमें लगभग समान आवृत्ति, लगभग समान आवृत्ति की 2 या 2 से अधिक तरंगे एक ही दिशा में संचरित होते हुए जब अध्यारोपित होती है तो उस स्थिति में उनके अध्यारोपण से विस्पंद बनते हैं स्टूडेंट। उस घटना को यहां पर विस्पंद कहा जा सकता है। कब? जब लगभग समान आवृत्ति की 2 या 2 से अधिक तरंगे एक ही दिशा में संचरित होते हुए अध्यारोपित होती है तो विस्पंद की घटना घटित होती है स्टूडेंट। सही है। व्यतिकरण में क्या था, समान आवृत्ति की 2 तरंगे अध्यारोपित हो रही तो उनके अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना घटित हो रही है और लगभग समान आवृत्ति की 2 तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही तो विस्पंद की घटना घटित हो रही है। तीसरी घटना की बात करें स्टूडेंट यहां पर अप्रगामी तरंगे, तो अप्रगामी तरंगों में स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, अप्रगामी तरंगों में तरंगों की आवृत्ति और आयाम समान होगा। समान आवृत्ति एवं समान आयाम। अप्रगामी तरंगे अपने को कब प्राप्त हो रही है, अप्रगामी तरंगों में जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति और समान आयाम की तरंगे विपरीत दिशाओं में अध्यारोपित होते हुए संचरित होते हुए एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो उनके अध्यारोपण से अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है। अप्रगामी तरंगे बनती है। कब बनती है अप्रगामी तरंगे, जब समान आवृत्ति और समान आयाम की 2 या 2 से अधिक तरंगे विपरीत दिशाओं में संचरित होते हुए एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो उनके अध्यारोपण से विपरीत दिशा में होनी चाहिए। एक तरंग धनात्मक x की दिशा में जा रही है तो दूसरी तरंग ऋणात्मक x की दिशा में जाते हुए एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। एक ही विपरीत दिशाओं में एक ही सरल रेखा के अंदर से चलते हुए एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो उनके अध्यारोपण से अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है स्टूडेंट। सही है। तो यहां पर तरंगों के अध्यारोपण की 3 घटनाएं घटित हो रही है। ये 3 घटनाएं जिनमें से विस्पंद और अप्रगामी तरंगे 11th क्लास में अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। व्यतिकरण की जो घटना है उसी चैप्टर में आने वाले वीडियोस में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर अध्यारोपण का सिद्धांत और अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा प्राप्त होने वाली 3 घटनाएं, ये 3 विभिन्न स्थितियां अपने को प्राप्त हो रही है स्टूडेंट।
क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? तो यहां पर स्टूडेंट तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत के बाद में आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं कला असंबद्ध और कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। कला असंबद्ध और कला संबद्ध स्रोत अर्थात प्रकाश स्रोतों के प्रकार। प्रकाश स्रोत स्टूडेंट यहां पर कितने प्रकार के होंगे उनके बारे में यहां पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रकाश स्रोत जो होंगे स्टूडेंट वो दो प्रकार के होंगे। प्रकाश स्रोतों के प्रकार, प्रकाश स्रोत है वो कितने प्रकार के होंगे स्टूडेंट? दो प्रकार के होंगे। कौन से हैं दो प्रकार? एक है स्टूडेंट यहां पर कला असंबद्ध स्रोत और दूसरा स्टूडेंट यहां पर क्या? कला संबद्ध स्रोत, इनकोहेरेंट सोर्स, और दूसरा कोहेरेंट सोर्स। कला असंबद्ध और कला संबद्ध स्रोत, प्रकाश स्रोतों के ये दो प्रकार होते हैं स्टूडेंट। यहां पर ये दो प्रकार के स्रोत किस आधार पर कैसे अपने को प्राप्त हो रहे हैं स्टूडेंट, इनकी बात करें यहां पर। सही है, यदि इनकी बात करें स्टूडेंट तो यहां पर पहले कला असंबद्ध स्रोतों की बात करें। कला असंबद्ध स्रोत यहां पर शॉर्ट में मैं इनका आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट। यहां पर केवल इनकी डेफिनेशन के रूप में नहीं याद रखो, बाकी डिटेल से यदि देखें तो डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यदि किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाले कणों की या तरंगों के उत्सर्जन की बात करें तो उनके तरंगों के उत्सर्जन का कारण होता है उस स्रोत में उपस्थित करोड़ों परमाणुओं के अपनी अस्थायी अवस्था से अर्थात उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में लौटते समय ये तरंगों का या प्रकाश तरंगों का उत्सर्जन करते हैं स्टूडेंट। उन्हीं प्रकाश तरंगों में जो समय के साथ में कलांतर है वो किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है, उस कलांतर में परिवर्तन के आधार पर ही प्रकाश स्रोतों का ये वर्गीकरण किया गया है स्टूडेंट। यदि किसी प्रकाश स्रोत से तरंगें उत्सर्जित हो रही है तो उत्सर्जित होने वाली तरंगों में कलांतर समय के साथ में परिवर्तित हो रहा है अथवा समय के साथ में नियत है अथवा यहां पर कलांतर शून्य है, उस आधार पर प्रकाश स्रोतों का ये वर्गीकरण किया गया है स्टूडेंट। प्रकाश स्रोत जो दो प्रकार के दर्शाए हैं, कला असंबद्ध और कला संबद्ध स्रोत, वो तरंगों के मध्य उत्पन्न कलांतर के आधार पर दर्शाए गए। यदि कला असंबद्ध स्रोतों की बात करें तो कला असंबद्ध स्रोत डेफिनेशन देखो स्टूडेंट, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ में परिवर्तित होता रहता है, उन स्रोतों को कला असंबद्ध स्रोत कहते हैं स्टूडेंट। मतलब ऐसे दो प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ में लगातार परिवर्तित होता रहता है, उन स्रोतों को कला असंबद्ध स्रोत कहा जा सकता है स्टूडेंट। एग्जाम्पल के तौर पर यदि दो समान लगभग 15 वाट या 20 वाट कोई भी एग्जाम्पल ले लो, दो 20 वाट के यदि बल्ब एक दूसरे के समीप अल्प दूरी पर जल रहे हैं, दीप्त हो रहे हैं, तो उनसे उत्सर्जित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ में परिवर्तित होगा और उन दोनों स्रोतों को कला असंबद्ध स्रोत कहा जा सकता है स्टूडेंट। मतलब दो बल्ब एक दूसरे के समीप यदि प्रदीप्त हो रहे हैं तो दोनों बल्ब यहां पर क्या होंगे स्टूडेंट? कला असंबद्ध स्रोत होंगे, क्योंकि उनसे उत्सर्जित होने वाली तरंगों के मध्य जो कलांतर होगा वो लगातार समय के अनुसार परिवर्तित होगा, क्योंकि दोनों स्रोतों से उत्सर्जित होने वाली तरंगों के द्वारा जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, जो तरंगें उत्सर्जित हो रही है उनका ऊर्जा का जो मान है वो अलग अलग होगा स्टूडेंट। ऊर्जा के परिवर्तन के कारण, ऊर्जा के डिफरेंस के कारण यहाँ पर दोनों स्रोतों के मध्य कलांतर लगातार परिवर्तित होगा, चाहे वो किसी भी दिशा में माध्यम में लगातार आगे बढ़ती जाए स्टूडेंट। सही है स्टूडेंट। दूसरी बात करें कला संबद्ध स्रोतों की, तो कला संबद्ध स्रोतों की आसान सी डेफिनेशन उसी के आधार पर दे सकते हैं। ऐसे दो प्रकाश स्रोत स्टूडेंट, ऐसे दो प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर शून्य होता है अथवा कलांतर समय के साथ में नियत रहता है, उन स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं स्टूडेंट। ऐसे दो प्रकाश, डेफिनेशन फिर से सुनो स्टूडेंट, ऐसे दो प्रकाश जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर या तो शून्य होता है या समय के साथ में नियत रहता है, उन्हें कला संबद्ध स्रोत कहते हैं स्टूडेंट। कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं वो।
ऐसे दो कला संबद्ध स्रोतों को प्राप्त करना असंभव है स्टूडेंट। ऐसे दो प्रकाश स्रोत संभव नहीं है, लेकिन एक ही प्रकाश स्रोत से यदि दो काल्पनिक या वास्तविक स्रोत प्राप्त कर लिए जाए तो वो दोनों स्रोत कला संबद्ध स्रोत होंगे स्टूडेंट। मतलब एक ही प्रकाश स्रोत से या तो दो वास्तविक स्रोत या दो काल्पनिक स्रोत यदि प्राप्त कर लिए जाए तो वो दोनों स्रोत क्या होंगे स्टूडेंट? कला संबद्ध स्रोत होंगे स्टूडेंट। सही है। तो यहां पर कला संबद्ध जो स्रोत होते हैं उनके लिए कलांतर समय के साथ में नियत रहता है, कला असंबद्ध स्रोत होते हैं उनके लिए कलांतर समय के साथ में परिवर्तित होता है स्टूडेंट। सही है, क्लियर है स्टूडेंट? दोनों स्रोतों की यहां पर डेफिनेशन। अब यहां पर स्टूडेंट जो कला संबद्ध स्रोत है, कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए? कैसे कला संबद्ध स्रोत प्राप्त किया जा सकता है? कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की आवश्यक शर्तें क्या होगी? कैसे अपने को कला संबद्ध स्रोत प्राप्त होंगे? यदि उनकी बात करें स्टूडेंट तो पहली स्रोत यहां पर यह है कि एक ही स्रोत से दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने चाहिए। कला संबद्ध स्रोत अपने को कब प्राप्त होंगे? इसके लिए पहली आवश्यक शर्त यह होगी कि एक ही प्रकाश स्रोत से यदि दो स्रोत प्राप्त कर लिए जाए, दो प्रकाश स्रोत चाहे वो वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो, यदि दो प्रकाश स्रोत प्राप्त कर लिए जाए तो वो दोनों कला संबद्ध स्रोत होंगे। क्योंकि यहां पर यदि मूल स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन होता है तो उन दोनों स्रोतों की आवृत्ति में समान रूप से परिवर्तन होगा, इस कारण उनका कलांतर या तो शून्य होगा या फिर नियत होगा स्टूडेंट। तो पहली आवश्यक शर्त यही होगी कि एक ही प्रकाश स्रोत से दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने चाहिए। सही स्टूडेंट। दूसरी शर्त की यहां पर बात करें स्टूडेंट तो यहां पर दोनों स्रोतों को एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करना चाहिए। दोनों स्रोतों को एक वर्णीय प्रकाश देना चाहिए, उत्सर्जित करना चाहिए, उसी अवस्था में कला संबद्ध स्रोत कहलाएंगे। एक वर्णीय प्रकाश होना चाहिए। यदि यहां पर स्टूडेंट श्वेत प्रकाश, एक वर्णीय प्रकाश के स्थान पर यदि श्वेत प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तो उनसे उत्सर्जित स्रोतों से प्रकाश के द्वारा व्यतिकरण की जो घटना घटित हो रही है, व्यतिकरण प्रतिरूप जो अपने को प्राप्त होगा वो स्टूडेंट रंगीन प्राप्त होगा। समझो, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज को छोड़कर बाकी अपने को रंगीन परतें, रंगीन फ्रिंजें पर अपने को प्राप्त होगी व्यतिकरण प्रतिरूप में जब श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाए। तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होने चाहिए तभी कला संबद्ध स्रोत होंगे। सही है। और तीसरी आवश्यक शर्त यहां पर यह बताई गई है क्या कि दोनों प्रकाश स्रोतों के मध्य जो पथांतर है स्टूडेंट वो अल्प होना चाहिए। तरंगों के मध्य जो पथांतर है वो अल्प होना चाहिए। यदि पथांतर स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो गया तो उस अवस्था में पर्दे के ऊपर लगभग सभी बिंदुओं पर तरंगे अध्यारोपित होगी, जिसके कारण पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप समान रूप से दीप्त होगा। अपने को दीप्त और अदीप्त रूप में व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं हो पाएगा यदि पथांतर का मान अधिक हो गया। तो पथांतर का मान यहां पर तरंगों में जो पथांतर है वो अल्प होना चाहिए स्टूडेंट। तो यहां पर ये तीन आवश्यक शर्तें हैं कला संबद्ध स्रोतों को प्राप्त करने के लिए। आवश्यक शर्तें जो है वो ये तीन शर्तें यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहां पर आज की क्लास में स्टूडेंट अपन ने डिस्कस किया है क्या, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत और उसके साथ में कला संबद्ध और कला असंबद्ध स्रोत क्या होते हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। स्टूडेंट आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास